जय हिंद टू ऑल एसएसबी एस्पिरेंट्स। इंटरव्यू का कोर्स शुरू करेंगे। इंटरव्यू में जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं फैमिली के रिलेटेड, आपकी एजुकेशन के रिलेटेड, वो सारे आपके पर्सनल क्वेश्चन होंगे। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन के रिलेटेड होते हैं, जैसे आर्मी के रिलेटेड, एयरफोर्स के, करंट अफेयरनेस, इंटरनेशनल रिलेशंस, जनरल अवेयरनेस के जितने क्वेश्चन होंगे उनको हम ट्राई करेंगे सबको कवर करने के लिए। तो आज कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो इंटरव्यू का बेसिक क्या है? बेसिक तो जो बैठना है, कैसे कपड़े पहनने हैं, वो मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ नरेशन वाली वीडियो में, आप देख लीजिएगा। और बिल्कुल नॉर्मल आप फॉर्मल ड्रेस पहनना है, चेस्ट नंबर अच्छे से टाइट रखना है, हाथ घुटने पे या लैप पे रखने, आराम से रिलैक्स होकर बैठना है, थोड़ा पॉजिटिव एनर्जी के साथ, थोड़ा पॉजिटिव फेस के साथ। ये नहीं ज़्यादा हंसना है, ऐसा नॉर्मल सब ऐसे। और क्वेश्चन को बहुत ही केयरफुली सुनना है, क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो। यही सबसे ज़्यादा मिस्टेक है कि क्वेश्चन बच्चे अच्छे से नहीं सुनते। ठीक है, तो आज आर्मी के रिलेटेड क्वेश्चन मैं लाया हूँ। आर्मी के रिलेटेड, एयरफोर्स के रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन वो हमें पूछते हैं, जो पूछे जा रहे हैं अभी। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, टेल मी समथिंग अबाउट इंसास। इंसास क्या है? फ्रेंड्स, हम वी आर गोइंग टू जॉइन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी। सो ये ज़रूरी नहीं है कि हमें जो वो वेपन यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में, उसकी क्या रेंज है, कितने मैगज़ीन लगती हैं, कितने राउंड है, ठीक है, क्या वेलोसिटी है, वो सारा कुछ हमें पता हो। फाइटर एयरक्राफ्ट की क्या स्पीड है, कितने इंजन है, वो सब कुछ पता हो, ये ज़रूरी नहीं है। हम सिविलियन हैं, लेकिन हमें इतना तो पता होना चाहिए कि कौन सी राइफ़ल है, कौन से एयरक्राफ्ट है, कितने एयरक्राफ्ट है, ये बेसिक तो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो इंसास क्या है? हाँ, इंसास क्या है? इंसास इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम, ए फैमिली ऑफ इन्फेंट्री आर्म कंसिस्टिंग ऑफ एन असॉल्ट राइफल एंड एन एलएमजी। ठीक है, इंसास बेसिकली क्या है? ये एक फैमिली है। इस फैमिली के अंदर राइफल्स आती हैं। असॉल्ट राइफल आती है जो 5.56 mm राइफल है, और एलएमजी आती है, और भी राइफल्स आती हैं। ठीक है, दिस राइफल इज़ नाउ बीइंग यूज्ड बाय इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख राइफल्स आर बीइंग यूज्ड राइट नाउ, बट देयर इज़ ए कॉन्ट्रैक्ट between our ministry with the Russian Kalashnikov company that this rifle is being replaced by AK-203 राइफल। ओके, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं डिफेंस के, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। मैं ट्राई करूँगा कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं उन सब कॉन्ट्रैक्ट पे एक वीडियो ले आऊँ। ठीक है, सो दैट कि उन कॉन्ट्रैक्ट से क्या है ना, हमारी जनरल अवेयरनेस का पता चलता है कि हम कितने अवेयर हैं। ठीक है, तो हुआ क्या था, इंसास जो थी आज से 30 साल पहले यूज़ में आई थी। उसके बाद क्या था, 1999 करगिल वार के दौरान ये फर्स्ट टाइम वॉर में यूज़ हुई गई। बट बहुत सारी कंप्लेंट जो आई इस राइफ़ल पे, जैसे इसकी बहुत ठंड में -17 -20 डिग्री पे इसकी मैगज़ीन स्ट्रक हो जाती थी, राउंड इसका चैम्बर में फंसता है। ठीक है, तो इसलिए रेगुलर कंप्लेंट्स आते आते ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि ये राइफ़ल रिप्लेस करी जाएगी, और एक रशियन राइफ़ल जिसका नाम AK-203 है, वो राइफ़ल अब नई इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के पास आएगी। ये राइफ़ल पूरी की पूरी तो नहीं करी जाएगी, ये पुलिस के पास जा सकती है, CRP वगैरह के पास जा सकती है। ठीक है, तो ये है। जो LMG है वो भी रिप्लेस होगी, जो असॉल्ट राइफ़ल है वो भी रिप्लेस होगी। तो ये है इंसास के बारे में। ठीक है, सॉरी, तो ये है इंसास के बारे में। तो इंसास का कवर हो गया। क्या है? एक फैमिली ऑफ राइफ़ल थी, 30 साल पहले आई थी, करगिल वार में फर्स्ट टाइम यूज़ हुई थी। उसके बाद इसकी काफ़ी कंप्लेंट्स आती गई। अब एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, हम अपनी इंडिजीनियस राइफ़ल को छोड़ के फिर से हम एक रशियन राइफ़ल को इंडक्ट कर रहे हैं, AK-203। LMG भी रिप्लेस होगी, उसका नाम कुछ IW ऐसे करके कुछ नाम था, तो ये रिप्लेस हो जाएगी, और ये यहाँ पे इंडिया में बनती है। ठीक है, ये है इंसास के बारे में, वेपन के बारे में। जो स्पेशलिस्ट वेपन है, यो टार करके एक राइफ़ल है, वो स्पेशलिस्ट जो गरुड़ वाले हैं और स्पेशल फोर्सेस है वो यूज़ करते हैं, उस पर मैं अलग से बताऊंगा। ठीक है, ये इंसास के बारे में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है, टेल मी द रैंक ऑफ ऑफिसर्स। आर्मी में जा रहे हैं, एयरफोर्स, नेवी, किसी के भी ऑफिसर्स के जो रैंक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चाहे हमारा FCAT, CDS, NDA का एग्ज़ाम हो, रिटर्न में भी ये क्वेश्चन हमेशा आता ही है, दैट व्हाट इज़ द इक्विवेलेंट ऑफ ब्रिगेडियर इन एयरफोर्स और ब्रिगेडियर टू नेवी। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है।
तो सबसे पहले हम वहाँ पे तो लिख देते हैं, और अगर इंटरव्यू में हमें ये क्वेश्चन पूछते हैं तो हमें कभी भी ये नहीं बोलना कि सर दो दो तारे, ऐसे ऐसे वर्ड यूज़ नहीं करने हैं कैजुअल, कि एक फीती लगी है या एक फीती लगी है, एक तारा है, एक शेर है, ऐसे वर्ड यूज़ नहीं करने। करेक्ट वर्ड यूज़ करने, हमें पता होना चाहिए स्टार्स, एम्बलम, क्रॉसवर्ड, लॉरस, शेवरॉन्स, ठीक है, जो बाजू पे होता है ना ऐसे वी टाइप होती है उसको शेवरॉन बोलते हैं, ठीक है। जो जूनियर वारंट ऑफिसर के होता है ना कंधे पे, उसको कोट ऑफ आर्म्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमें ये करेक्ट जो वर्ड है ये यूज़ करने हैं, ठीक है। तो रैंक क्या क्या है, ये आ गए हमारे रैंक। ये फ़ोटो मैंने गूगल से लिया है भाई, मैंने डिज़ाइन नहीं किया है। तो ये आर्मी के हैं, एयरफोर्स के हैं, ठीक है। तो एयरफोर्स में आप देखोगे फ्लाइंग ऑफिसर है, फ्लाई लेफ्टिनेंट है, स्क्वाड्रन लीडर है। स्क्वाड्रन लीडर की जो स्ट्रिप है 3 स्ट्रिप है, लेकिन जो बीच वाली स्ट्रिप है वो छोटी स्ट्रिप है, ठीक है। और विंग कमांडर की बीच वाली स्ट्रिप जो है वो बड़ी स्ट्रिप है, यानी कि दोनों में 3-3 है, लेकिन इसकी स्ट्रिप थोड़ी छोटी है इसकी। ये इसको इंच में बोलते हैं एक्चुअली, ठीक है। 3/4 इंच 1 ऐसा करके इंच में कुछ बोला जाता है इसको, ठीक है। तो आगे देखते हैं। तो ये सबसे पहले आगे नेवी के रैंक। तो नेवी के रैंक जो है, ऊपर सिपाहियों के रैंक लिखे हैं, नीचे ऑफिसर्स के रैंक लिखे हैं मैंने। तो हमें बस नेवी में 2 वर्ड याद रखने हैं, सी मैन और पैटी ऑफिसर, बस। और बाकी हमें सीक्वेंस लर्न करनी है। सी मैन 2 है, फिर 1 है, फिर लीडिंग सी मैन है, फिर पैटी ऑफिसर, चीफ पैटी ऑफिसर, मास्टर चीफ पैटी ऑफिसर क्लास 2, क्लास 1, ऐसे करके, ठीक है। और ऑफिसर्स क्या है, सब लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट कमांडर, कमांडर, कैप्टन, कोमोडोर, रियर एडमिरल, वाइस एडमिरल, एडमिरल और एडमिरल ऑफ द फ्लीट, जो कि एक ऑनरी रैंक है, ठीक है। ये नेवी के रैंक हैं। आर्मी के सबसे इजी हैं। आर्मी में सबसे पहले सिपाही होता है, जिसके यूनिफॉर्म पे कोई भी रैंक नहीं होता, ठीक है। सिपाही ट्रेनिंग से पास आउट होकर सिपाही बनते हैं। उसके बाद लैंस नायक होता है, जिसके बाजू पे एक सिंगल शेवरॉन होता है, ठीक है, एक सिंगल वी जिसको हम बोल सकते हैं। उसके बाद नायक होता है, जिसके कंधे पे 2 होते हैं, हवलदार में 3, फिर नायब सूबेदार, सूबेदार, सूबेदार मेजर, ठीक है। सूबेदार मेजर के बाद भी ऑनरी लेफ्टिनेंट या ऑनरी कैप्टन का रैंक मिलता है, वो एक ऑनरेबल के लिए दिया जाता है, ठीक है, रिटायरमेंट्स के 6 महीने 1 साल पहले। तो वो एक ऑनरी रैंक है, लेकिन ये एक्चुअल रैंक है। और ऑफिसर्स में लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, फील्ड मार्शल। इसमें बस एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हमारा मेजर जनरल जो है और लेफ्टिनेंट जनरल है, लेफ्टिनेंट छोटा होता है, मेजर बड़ा होता है, लेकिन मेजर जनरल छोटा है और लेफ्टिनेंट जनरल बड़ा है, बस ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है, ठीक है। उसके बाद जनरल आ गया। फील्ड मार्शल जो है, फील्ड मार्शल एक ऑनरी रैंक है, ठीक है, सामानिक शाह वगैरह ये सब। तो आर्मी में भी हाँ ऑनरी रैंक हो गया, और कुछ ऐसे होते हैं अलग से, क्वार्टर मास्टर, ये वो अलग से कुछ अपॉइंटमेंट हैं, ठीक है। तो ये रैंक आपको अच्छे से लर्न करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे एयरफोर्स के रैंक। अब एयरफोर्स, नेवी में हमने देखा सी मैन था और पैटी अफसर था, एयरफोर्स में एयरक्राफ्ट मैन हो जाएगा और वारंट अफसर हो जाएगा, बस यही डिफरेंस है, ठीक है। पास आउट होते ही एयरक्राफ्ट मैन बनते हैं, उसके बाद लीडिंग एयरक्राफ्ट मैन, कॉर्पोरल, सार्जेंट, जूनियर वारंट ऑफिसर, मास्टर वारंट ऑफिसर। सेम एज अदर फोर्सेस, मास्टर वारंट ऑफिसर के बाद भी आपको ऑनरी रैंक मिलता है, ऑनरी फ्लाइंग अफसर या ऑनरी फ्लाइट लेफ्टिनेंट का, ठीक है। और फिर अगर बात आई है ऑफिसर्स की, तो फ्लाइंग अफसर, फ्लाई लेफ्टिनेंट, स्क्वाड्रन लीडर, विंग कमांडर, ग्रुप कैप्टन, वाइस मार्शल, एयर मार्शल, एयर चीफ मार्शल, यहाँ तक, ठीक है। मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स, अगेन हमारा 5 स्टार ऑनरी रैंक का आ गया, जैसे MIF अर्जन सिंह, ठीक है। ये है, ये तीनों के जो हमें बिल्कुल मतलब क्वेश्चन आता है कि जैसे एयरफोर्स में ये हमारा ग्रुप कैप्टन के इक्विवेलेंट कौन है आर्मी में, ऐसा क्वेश्चन आता है रिटर्न में। और इंटरव्यू में तो ये पूरी सीक्वेंस पूछ सकते हैं, तो हम पूरी की पूरी सीक्वेंस बता सकते हैं कि सर ऐसे ऐसे फ्लाइंग ऑफिसर से शुरू होता है, मास्टर ऑफ द इंडियन एयरफोर्स पे ख़त्म होता है। फ्लैग ऑफिसर्स होते हैं, फ्लैग ऑफिसर्स किनको बोलते हैं, एयर मार्शल एंड अबव ये होते हैं, वो फ्लैग ऑफिसर्स होते हैं जिनकी गाड़ी के आगे फ्लैग लगाना ऑथराइज्ड होता है, ठीक है। उस हिसाब से इनके स्टार भी मिलते जाते हैं, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, ऐसे करके इनके रिस्पेक्टिव स्टार मिलते जाते हैं इनको, ऐसा ये सब आप बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेल मी द नेम एंड लोकेशन ऑफ द ट्रेनिंग अकेडमीज ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। अभी रिसेंटली एक लड़का इंटरव्यू दे के आया, मैंने पूछा क्या क्वेश्चन पूछे, तो उसने मुझे बताया कि उन्होंने पूछा था कि आप अगर आज रिकमेंड होते हैं तो ट्रेनिंग करने कहाँ जाएंगे, ठीक है।
तो ये सारा का सारा मैंने एक वीडियो में कवर किया हुआ है, एसएसबी सेंटर एंड ट्रेनिंग सेंटर्स ऑफ इंडिया वाली वीडियो में सारा का ए टू जेड कवर किया है। किस किस की ट्रेनिंग ओटीए वालों की, यानी आईएमए वालों की, एफकैट की, नेवी की, किस किस की ट्रेनिंग कहाँ होती है, बीटेक कैडिट एंट्री स्कीम वालों की किस किस की ट्रेनिंग कहाँ होती है। इनफैक्ट वो वीडियो काफ़ी अच्छा, उस पर रिस्पॉन्स भी आया था, वो एक बार ज़रूर देख लीजिए। ठीक है। हु आर द जनरल्स एंड वाइस जनरल ऑफ ट्राई सर्विसेज, किसी का भी जनरल पूछ सकते हैं वो। ठीक है। तो सबसे पहले COAS और CAS, इन दोनों में हमें फ़र्क पता होना चाहिए। CAS हम सोच लेते हैं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, नहीं, CAS चीफ ऑफ एयर स्टाफ है, COAS चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अभी का है जनरल मनोज पांडे। चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है? एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। CNS कौन है? चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल R हरि कुमार। और CDS जो एक ऑनरी रैंक है, वो CDS कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। ठीक है। नॉर्मली क्या रहता है, इनका टेन्योर कितना होता है? 2 साल का टेन्योर रहता है, लेकिन ये एक्सटेंड किया जा सकता है अगर गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है तो। जैसे हमारे पहले CDS जो थे, CDS बिपिन रावत, उनका जो टेन्योर था वो एक्सटेंड किया गया था, उसके बाद उनको CDS बनाया गया था। ठीक है। तो ये है, ये चारों हमें पता होना चाहिए, और ये चेंज भी होते रहते हैं, पहला कौन था लास्ट कौन था ये हमें पता रहना चाहिए। ये मैंने चारों का फ़ोटो डाला है। अपर राइट वाले विवेक राम चौधरी जी हैं, नीचे वाले R हरि कुमार जी, और ऊपर वाले हमारे CDS हैं जिनका फ़ोटो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी लगाया, और नीचे वाले हमारे COAS। ओके। नेक्स्ट है टेल मी 5 इंडिजीनियसली बिल्ट वेपन ऑफ इंडिया। सो फ्रेंड्स, वेपन हमारे जो इंडिजीनियस हैं, मैं रिकमेंड करूँगा जितने भी हमारे SSB एस्पिरेंट्स हैं, तो जो 26 जनवरी की परेड होती है, RD परेड दिल्ली, वो पूरी की पूरी परेड ज़रूर देखें। ठीक है। और मैं तो नोटबुक और पेन लेके वो देखता था, कौन कौन सी टैंक दिखा रहे हैं, कौन सी मिसाइल दिखा रहे हैं, कौन सा रॉकेट दिखा रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट थे सारे के सारे। ठीक है। तो 5 हमें बताने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अर्जुन टैंक है, और अर्जुन टैंक का जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है MK2। ठीक है। ये मेन बैटल टैंक है। इट हैज़ ए सुपीरियर फायर पावर, हाई मोबिलिटी एंड एक्सीलेंट प्रोटेक्शन। फर्स्ट टैंक कौन सी थी? हमारी विजंता। ठीक है। और ये अभी जो अर्जुना टैंक है, ये हमारी इंडिजीनियसली बिल्ट है। ठीक है। नेक्स्ट है पिनाका MBRL। पिनाका MBRL क्या है? ये एक रॉकेट है। ठीक है। डेवलप्ड बाय DRDO। इसकी मैक्सिमम रेंज है 75 किलोमीटर, माउंटेड ऑन बिमल टाट्रा व्हीकल। यहाँ बिमल टाट्रा व्हीकल मेंशन करना क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि अर्लियर जितने भी हमारे मिसाइल से रॉकेट्स थे, वो सारे के सारे रशियन व्हीकल्स पे माउंट होते थे। ठीक है। रशियन व्हीकल्स पे होते थे, लेकिन अब करंटली क्या हो रहा है, हमने वो रशियन व्हीकल्स को भी रिप्लेस्ड कर दिया है। अब हमारी ये जो बिमल टाट्रा व्हीकल हैं, इन पे हम इनको माउंट कर रहे हैं। ठीक है। इसकी एक बैटरी जो होती है उसका सेट होता है। सेट में क्या होता है? 72 रॉकेट्स होते हैं, और 72 रॉकेट्स जो है वो 44 सेकंड में अलग अलग एरिया में हम फायर कर सकते हैं। पिनाका MBRL का क्या मतलब है? मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च। ओके, ये है, 2 हो गए। तीसरा है हमारा नाग ATGM। ATGM क्या है? ATGM, M से मिसाइल, G से गाइडेड, AT एंटी टैंक। ओके। नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल 20 किलोमीटर रेंज है इसकी, विद ट्रेमेंडस स्पीड ऑफ 230 मीटर पर सेकंड है ये। ठीक है। ये हमारी बेसिकली एक मिसाइल है, और ये किस प्रिंसिपल पे काम करती है? फायरिंग एंड फॉरगॉट। मतलब एक बार टारगेट लॉक कर दिया तो वो जाके टारगेट को हिट करके ही आएगी। ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका गाइडिंग सिस्टम बहुत अच्छा है। जो अंदर जो हमारा सोल्जर जो एक बार टारगेट लॉक करता है, उसको हिट करके ही ये वापस आती है, नाग ATGM 20। ठीक है। ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिटर्न में भी क्वेश्चन आता है इनका। ठीक है। नेक्स्ट टाइम रिटर्न देंगे एफकैट CDS में, उसमें भी ये आएगा ही आएगा। रॉकेट, एक टैंक देख ली हमने, एक रॉकेट देख लिया, एक मिसाइल देख ली। अब एक एयरक्राफ्ट देखते हैं, HAL तेजस। तेजस जो है वो 4G है, 4th जनरेशन। लास्ट टाइम एफकैट में क्वेश्चन आया था कि रफाल जो है वो कौन सा जनरेशन का एयरक्राफ्ट है। ऑप्शन थे 4, 5, 4.5 ऐसे करके ऑप्शन थे। तो रफाल 4.5 जनरेशन का है। ठीक है। HAL तेजस 4th जनरेशन है। सिंगल इंजन लाइट वेट हाई एजिलिटी सुपरसोनिक फाइटर एयरक्राफ्ट है। अब सुपरसोनिक क्या होता है? सोनिक जो होता है वो स्पीड ऑफ लाइट को मेंशन करता है। ठीक है। सुपरसोनिक जो वर्ड है ना, एक होता है सोनिक और एक होता है हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक।
ये जब मैं मिसाइल का एक अलग टॉपिक लाऊंगा, मिसाइल में मैं ये सारा कवर करूंगा, ठीक है। तो फाइटर एयरक्राफ्ट है 2016 में आया था, मैन्युफैक्चर्ड बाय एडीए एंड एचएएल, एचएएल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, और एडीए की फुल फॉर्म थी एरोनॉटिक्स डेवलपमेंट अथॉरिटी, शायद कुछ ऐसी थी, एक बार आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा, एरोनॉटिक्स डेवलपमेंट कुछ ऐसा था, ठीक है। कैरी ए टू ए यानी कि एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड, एंटी शिप मिसाइल, प्रिसीशन गाइडेड म्यूनिशंस, रॉकेट्स एंड बॉम्ब, ये सारी चीज़ें जो है HAL तेजस अपने साथ लेके चलता है, ठीक है। मिसाइल ए टू ए लिखा है, एयर टू एयर मिसाइल कितनी टाइप की होती हैं, सैम होती है, सरफेस टू एयर, एयर टू एयर, एयर टू वाटर, ठीक है। वाटर, एयर और सरफेस तीनों मीडियम में जितने कॉम्बिनेशन बनते हैं 3x3, वो सारी की सारी टाइप की मिसाइल होती हैं, ठीक है। लास्ट में हम देखते हैं आकाश मिसाइल, ये एक सैम है। सैम क्या है, सरफेस टू एयर मिसाइल, ठीक है। डेवलप्ड अंडर IGMPD, IGMPD क्या है, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये है, ओके। तो ये क्या था, ये 1978-1982 के करीब आया था APJ अब्दुल कलाम के अंडर, जिसमें हमें इंडिजीनियसली बिल्ट मिसाइल बनानी थी, ठीक है। पहले क्या था, पहले मिसाइल पे ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता था। 1948 के बाद जब मिसाइल की इम्पोर्टेंस बताएगी कैबिनेट में, तो उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने बोला था नहीं अभी हमारी उतनी अच्छी इकोनॉमी नहीं है ये मिसाइल विसाइल के लिए। तो बाद में हमने मिसाइल, एक रशियन मिसाइल आई थी, उसकी हमने रिवर्स टेक्नोलॉजी से उसको खोला, उसको जोड़ा, उसको देख देख के मिसाइल बनाई, लेकिन मिशन काफ़ी फेल्ड हुए, हमारे मिसाइल के मामले में हम इतने आगे नहीं थे। लास्ट में APJ अब्दुल कलाम के अंदर ये IGMPD प्रोग्राम आया, तो हमने मिसाइल्स बनाए, जो पृथ्वीनाग, त्रिशूल, अग्नि, ठीक है, ये सारे मिसाइल बनाए, इनके आगे वर्जन्स बनाए। तो मिसाइल सिस्टम ऑफ इंडिया का एक टॉपिक है, एक लेक्चर टॉपिक भी है वो, तो वो भी कोई अच्छे से अलग उसको कवर करना पड़ेगा। उसमें आता है कि मिसाइल कितने टाइप की हैं, सब्जेक्ट टू द लॉन्च एंड सब्जेक्ट टू द गाइडेंस, ठीक है, सब्जेक्ट टू द रेंज, वो उनकी क्लासिफिकेशन कैसे है, वो मिसाइल पे है। तो आकाश मिसाइल अभी हम देखते हैं कि आकाश मिसाइल इस प्रोग्राम के अंडर बनी थी, और ये 50 to 60 kg वारलोड मिसाइल। बेसिकली क्या है ना, मिसाइल एक मीडियम है। मीडियम क्या है कि जो हमारा वारलोड है, वारलोड न्यूक्लियर भी हो सकता है, नॉन न्यूक्लियर भी हो सकता है, वारलोड को लेके जाना है एनिमी टेरिटरी में, वहाँ पे जाके फोड़ना है। सो मिसाइल का काम इतना ही है कि वो वारलोड लेके जा सके, ठीक है। वो मल्टी टारगेट को भी हिट कर सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा वारलोड यहाँ पे, थोड़ा यहाँ पे, थोड़ा यहाँ पे, ठीक है। तो ये आकाश जो है हमारी 50 to 60 kg लेके जा सकती है, स्पीड 2.5 मैक एट मैक्सिमम हाइट ऑफ 18 किलोमीटर, ठीक है। ये क्विकली स्ट्राइक कर सकती है एनिमी के फाइटर जेट्स को, ड्रोन्स को, क्रूज मिसाइल्स को भी, ठीक है। क्रूज मिसाइल क्या होती है और बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है, ये भी क्वेश्चन है। क्रूज मिसाइल होती है जो मिसाइल का जो प्रोजेक्शन होता है, यानी कि जो उसका फ्यूल होता है वो कंटिन्यूसली बर्न करता रहता है, यानी कि वो मिसाइल ऊपर जाती है और नीचे आते वक्त भी उसका फ्यूल जल रहा होता है और टारगेट को हिट करके छोड़ती है। लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है कि वो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स होती हैं, और एक बार उनको जब छोड़ते हैं तो जो वो नीचे फॉल करती हैं तो वो फ्रीली फॉल करती हैं, ठीक है। ये कुछ है इनका डिफरेंस। तो मोर ओवर 90, हाँ, और आकाश मिसाइल की जो कैपेबिलिटी है, डिस्ट्रॉइंग कैपेबिलिटी, वो 90% है, यानी कि 90% टाइम ये सक्सेसफुल रहती है, ठीक है। 5 पूछे थे, 5 हमने बता दिए। इसके बाद अग्नि 4, अग्नि 5 है, धनुष हाउट्जर हमारी आर्टिलरी है, INS कालवारी हमारी नेवी की शिप है, और HAL ध्रुव हमारा हेलीकॉप्टर है। ये 4 भी हैं, इनके बारे में आप गूगल करके पढ़ सकते हैं या कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, टेल मी द हेलीकॉप्टर्स यूज्ड बाय इंडियन आर्मी एविएशन कोर, ठीक है। तो बेसिक जो HAL वाले जितने हैं ना, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये सारे के सारे इंडिजीनियस हैं, ठीक है। तो चेतक, चीता, लैंसर, रुद्रा, ध्रुव, बोइंग 64, अपाची, HAL लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, ये कुछ हेलीकॉप्टर्स हैं जो आर्मी एविएशन कोर यूज़ करती है, ठीक है। एयरफोर्स कौन कौन सी यूज़ करती है, तो एयरफोर्स भी आधे, इनमें से आधे तो एयरफोर्स भी यूज़ करती है। एयरफोर्स कौन कौन से हेलीकॉप्टर, एयरक्राफ्ट, कितने टाइप के एयरक्राफ्ट, ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट, बॉम्बर, ठीक है, रिफ्यूलर, कौन कौन से एयरक्राफ्ट यूज़ करती है, इन सब पे एक अच्छे से वो रेडी करना है। मैं ये लेक्चर लूँगा इन सब पे, ठीक है, फ़िलहाल इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है, व्हाट इज़ द नियरेस्ट आर्मी कमांड टू योर होम टाउन, जनरल अवेयरनेस। बिल्कुल हम अवेयर होने चाहिए हमारे पास कौन सी नियरेस्ट आर्मी कमांड है, कौन सी एयरफोर्स की कमांड है, उस कमांड का चीफ कौन है, ठीक है।
और वो कौन सी कमांड है, ये सारा हमें पता होना चाहिए। तो जैसे मैं हूँ, मेरे नियरेस्ट नॉर्दर्न कमांड है, आप अपने नियरेस्ट जो कमांड हो वो बताएंगे, नॉर्दर्न, साउदर्न, वेस्टर्न जो भी है। और वो है कहाँ पे, उधमपुर में है। वेस्टर्न कमांड कहाँ पे है, एयरफोर्स न्यू दिल्ली में है। ठीक है। टेल मी समथिंग अबाउट यूएन पीस कीपिंग फोर्स। तो यूएन पीस कीपिंग फोर्स हमें पता है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से जो कंट्रीज़ जिनकी अपनी आर्मी नहीं है या अपनी पुलिस नहीं है, तो यूएन ने आर्मी, पुलिस, सिविलियंस की एक टीम बनाई हुई है और एक टीम वहाँ पे डिप्लॉयड है शांति बनाए रखने के लिए। ठीक है। अलग अलग यूएन के मिशंस होते हैं, उसमें वो पार्टिसिपेट करते हैं। हमारे इंडिया की भी काफ़ी स्ट्रेंथ है वहाँ पे। तो यहाँ पे जो लिखा है 1948 से शुरू हुई है। ठीक है। तो यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस एड नेशन इन नेगोशिएटिंग द पैरेलल्स ट्रांजिशन फ्रॉम वार टू पीस। वार से पीस में आने का जो ट्रांजिशन है उसमें एड करती है। टू कैरी आउट सेवरल मिशंस अप्रूव्ड बाय यूएन सिक्योरिटी काउंसिल एंड यूएन जनरल असेंबली, इट डिप्लॉयज सोल्जर एंड पुलिस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड कंबाइन विद दम विद सिविलियन पीस कीपर्स। ठीक है। जो वॉलंटियर्स हैं कुछ, वो भी उसमें होते हैं। तो ये कुछ कुछ यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस के लिए हमारे इंडिया के जो है वो कॉन्गो में इस वक्त डिप्लॉयड हैं। ठीक है। उसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कि यूएन पीस कीपिंग फोर्स के रिगार्डिंग इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर्स इज सेलिब्रेटेड ऑन द डेट 29 मई एवरी ईयर। ठीक है। ये एक एमसीक्यू भी है और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट है। और 2022 में जो हुआ था उसकी थीम क्या थी, पीपल, पीस, प्रोग्रेस, द पावर ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है। उसके बाद इंडिया जो है इज़ द सेकंड हाईएस्ट मिलिट्री एंड फिफ्थ हाईएस्ट पुलिस कंट्रीब्यूटिंग कंट्री टू द यूएन। ठीक है। फर्स्ट पे कौन है, फर्स्ट पे पाकिस्तान है, सेकंड पे इंडिया है, किसमें, मैन पावर देने में। कहाँ पे, जो ये हमारा मिशन चल रहा है ना, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में, वहाँ पे। ठीक है। इन द लास्ट 6 डिकेड्स 179 इंडियन सोल्जर्स हैव डाइड इन यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस। ठीक है। ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है यहाँ पे लिख के मैंने बताया है। तो यूएन पीस कीपिंग के रिगार्डिंग क्लियर हो गया, क्या क्या है, मिशन क्या है, क्या पर्पस है इसका, हमारे कितने बंदे डिप्लॉयड हैं, इतने अभी तक सो फार हैव सेक्रीफाइस देयर लाइफ। ओके। उसके बाद ये हो गया। वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था एक लड़के से, हैव यू एवर हेard अबाउट ब्लू हेलमेट। ब्लू हेलमेट क्या है, तो जो सिपाही यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस में है उनको ब्लू हेलमेट बोला जाता है। ठीक है। ब्लू हेलमेट आर द मिलिट्री पर्सनल ऑफ यूएन दैट वर्क अलोंग साइड द यूएन पुलिस एंड सिविलियन कोलीग्स टू प्रमोट स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी एंड पीस प्रोग्रेस। ओके। उनकी जो कैप का कलर होता है वो भी ब्लू होता है और उसके ऊपर जो यूएन का जो सिंबल है ना वो लगा होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेल मी द इम्पोर्टेंस ऑफ सियाचिन ग्लेशियर। अब वही मैंने बोला है कि क्वेश्चन को बहुत ही केयरफुली सुनना है। उन्होंने स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंट पूछा है या सिर्फ ओनली इम्पोर्टेंस पूछा है। अगर उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है कि टेल मी द इम्पोर्टेंस ऑफ सियाचिन ग्लेशियर, तो जो जियोग्राफिकल इम्पोर्टेंस है आप वो बता सकते हो। जैसे कि शोक रिवर है, निकलती है, जो सियाचिन ग्लेशियर का पानी मेल्ट होता है उससे शोक रिवर बनती है। ठीक है। और काफ़ी सारी वैलीज़ हैं जो उस शोक रिवर पे डिपेंड हैं और फाइनली वो शोक रिवर जो है इंडस रिवर में जाके मिलती है। ठीक है। नुब्रा रिवर है वो मिलती है। उसके बाद सियाचिन की इम्पोर्टेंस इतनी है, हमारी जो रेनफॉल होती है पूरी की पूरी रेनफॉल जो ओरियोग्राफिक रेनफॉल है, और उसके बाद हमारा पूरा क्लाइमेट सिस्टम जो है, ठीक है, हमारी डाइवर्सिटी को मेंटेन करना, ये सारा का सारा आप बोल सकते हो अगर उन्होंने पूछा है कि टेल मी द इम्पोर्टेंस ऑफ सियाचिन ग्लेशियर। लेकिन अगर उन्होंने बोला टेल मी द स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस ऑफ सियाचिन ग्लेशियर, तो जो मैंने लिखा है, मैंने क्वेश्चन वो वाला लिखा है, आंसर इसलिए मैंने ये वाला लिखा है ताकि क्लैरिटी आए। ठीक है। तो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंट रीजन की क्या है, ठीक है, कैसे ये चाइना पे नज़र रख सकता है, पाकिस्तान पे नज़र रख सकता है, हमारा जो हाईवे है लेह का उसको प्रोटेक्शन दे सकता है। ठीक है। ये सारा है, तो वो यहाँ पे सारा लिखा हुआ है। स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस अगर हम मैप में देखें तो फर्स्टली जो साल्त्रो रिज है जो ओवरलुक करता है गिलगित बल्तिस्तान रीजन जो पीओके का है। ठीक है। सेकेंडली जो लेह का हाईवे है उसको गार्ड करता है। थर्डली जो शख्सगांव वैली है, जो वैली पाकिस्तान ने गिफ्ट कर दी थी चाइना को, ठीक है, तो उसको ओवरलुक करता है। फोर्थली इट क्लोज टू द काराकोरम पास थ्रू विच द काराकोरम हाईवे पासिस कनेक्टिंग गिलगित बल्तिस्तान टू शिनजियांग प्रोविंस ऑफ चाइना। ठीक है।
BRI जो इनका है उसको चेक कर सकता है। तो फ्रेंड्स आज ये थे कुछ क्वेश्चन आज के, ठीक है। आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि ये शुड आई कंटिन्यू दिस और नॉट, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये रेगुलर पूछे जा रहे हैं इंटरव्यूज़ में ये जो क्वेश्चन, ठीक है। ये हाईली रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इनको कवर किया। इंपॉर्टेंस ऑफ सियाचिन ग्लेशियर, ब्लू हेलमेट, UN पीसकीपिंग फोर्सेस, उसके बाद हमारी कमांड्स कौन कौन सी हैं, हेलीकॉप्टर कौन कौन से हैं आर्मी की, एयरफोर्स के मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। हमारी इंडिजीनियसली बिल्ड कुछ चीज़ें, हमारे जनरल्स, वाइस जनरल्स, ठीक है। और ये अकेडमीज वाला एक टॉपिक अलग से कवर है, और रैंक आगे सारे रैंक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो उसके रिगार्डिंग भी इम्पोर्टेंट है, रिटर्न के रिगार्डिंग भी और इंटरव्यू के रिगार्डिंग भी, ठीक है। सो जो आप अपनी नोटबुक और पेन आई होप मेंटेन कर रहे होंगे, जो आपके पर्सनल लाइफ के क्वेश्चन हैं, ठीक है। व्हाट डू योर पेरेंट थिंक अबाउट यू, योर फादर थिंक अबाउट यू, जो आपने अपनी सेल्फ डिस्क्रिप्शन लिखी है उसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और आपने अपना एक PIQ फॉर्म, अगर फोटोस्टेट अभी तक नहीं करवाया तो एक PIQ फॉर्म प्रिंट निकाल के उसके 2-3 फोटोस्टेट कॉपी करके उसको पेंसिल से फिल कीजिए और उसमें चेक कीजिए आपने क्या क्या लिखा है, क्या हॉबी लिखी है, क्या आपने इंटरेस्ट लिखे हैं। उसके बेस पे जितने क्वेश्चन बनते हैं सारे के सारे क्वेश्चंस को आप नोटबुक पे लिखिए और उनके आंसर्स आप लिखिए, क्योंकि वो क्वेश्चन कोई आपको नहीं बता सकता, वो उसके आंसर आप ही को देने हैं। हम आपकी इस चीज़ में हेल्प कर सकते हैं कि जो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी करंट अफेयरनेस के रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं उन पे, ठीक है। नेक्स्ट टाइम और ज़्यादा क्वेश्चन लेके आऊँगा मैं, ठीक है। एयरफोर्स के क्वेश्चन इंक्लूड करेंगे, कौन कौन से एयरक्राफ्ट्स हैं, कौन कौन से मिसाइल्स हैं, ठीक है। और मिसाइल सिस्टम ऑफ इंडिया पे भी एक टॉपिक। सो प्रिपेयर वेल, और जिनकी SSB हो गई है इस बार, रिकमेंड नहीं हुए हैं, सो नेक्स्ट टाइम के लिए अपना रिटर्न की प्रेपरेशन शुरू कर दीजिए, और जिनकी अभी होनी है वो अच्छे से प्रेपरेशन कीजिए। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो आप मुझे ज़रूर बताएं फीडबैक में, और ट्राई टू शेयर दिस वीडियो टू अदर SSB aspirants also, so that my video could reach to the more aspirants. Thank you.